हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल SCI कृषि संस्थान पे। और मैं हूं आपका सत्येंद्र सिंह। जैसे कि आज का टॉपिक है मैन्योर। मैन्योर को बोलते हैं हिंदी में खाद। तो आप पूरे वीडियो में जुड़े रहे मेरे साथ, क्योंकि हम जितनी भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाली बात आती है, जितने भी फंडे आता है खाद के बारे में, मैन्योर के बारे में, वो आज बात करेंगे। हालांकि आज लेक्चर 1 है मैन्योर का। इसको हमने डिवाइड किया है 8 लेक्चरों में। डिटेल में हमने बात की है इसकी, पर हम पहले लेक्चर की बात करें, लेक्चर नंबर 1 ऑफ मैन्योर। ठीक है, तो देखिए हम बोर्ड पे हेडिंग बना रहे हैं खाद। खाद को मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं अपन? खाद को बोलते हैं हम सभी मैन्योर। अच्छा, आपने खाद को मैन्योर बोल दिया, राइट है, लेकिन आपने देखो खाद हम चलने वाले, ठीक है, खाद क्या होता है बात करेंगे, लेकिन खाद से मिलता जुलता शब्द है जो आप सभी जानते होंगे, उर्वरक। तो पहले एक काम करते हैं अपन, पहले इनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, इनकी बात करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। फर्टिलाइजर, इसी जैसे शब्द एक और है और उस शब्द का नाम है जैव उर्वरक। ये उर्वरक है, तो ये है जैव उर्वरक। जैव को हम कहते हैं लैटिन में वायु, तो इसकी बात करेंगे वायु फर्टिलाइजर में। ठीक है, एक और शब्द आता है जो इन्हीं जैसा है, आप कंफ्यूजन ना हो, और उसे बोलते हैं हम क्या? भूमि संशोधक। अंग्रेजी बोलते हैं इसको सॉइल अमेंडमेंट, माने सॉइल को सुधारने वाले पदार्थ। भूमि संशोधक कह सकते हैं, इसका एक नाम और है भूमि सुधारक। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या है कि अगर मैं इस चैप्टर को सीधे स्टार्ट कर दूंगा तो आपके सामने की बेसिक रह जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप पढ़ रहे हैं कोई चीज़ों को बेसिक नहीं आया तो पढ़ना बेकार है आपका। ठीक है, तो पहले हम इन पे 4 में अंतर देखते हैं ये होते क्या है। यकीन मानना, हम जब इनको स्टार्ट करेंगे, जब इन्हें खत्म करेंगे, तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। चलो हम खाद की बात करते हैं। खाद होते क्या है? तो भैया खाद ऐसे पदार्थ होते हैं जो बिना कारखानों के, बिना फैक्ट्री के, बिना मशीनरी के, जीव जंतुओं या वानस्पतिक या पौधों के अवशेषों से बनते हैं। देखो 2 बात मैंने बोली है, देखो हर लाइन पे मेरा पॉइंट पे एक मतलब है। बिना कारखाने के, बिना मशीनरी के, बिना फैक्ट्री के। हमें फैक्ट्री की आवश्यकता नहीं है इसके लिए, पर हाँ, या तो जीव जंतु का अवशेष पदार्थ होंगे, या फिर पौधों के अवशेष पदार्थ होंगे, या फिर पौधे होंगे। जीव जंतु और पौधे दोनों ही जीवित हैं। इसका मतलब है खादें नेचर वाइज होती हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक को हम कहते हैं कार्बनिक। तो इसका मतलब हमें एक अच्छा पॉइंट आ गया कि क्या हम खादों को कार्बनिक खाद कह सकते हैं? हाँ, राइट, क्योंकि सभी खादें नेचर वाइज होती हैं कार्बनिक, दैट इज ऑर्गेनिक। बात ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा पॉइंट आ गया जी। और बिना कारखाने के बनती हैं, बिना मशीनरी के बनती हैं। जबकि उर्वरक क्या होता है, इसकी बात 2 मिनट कर लें। इसमें ये कारखानों के बिना नहीं बन सकते, माने ये ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कारखानों में, फैक्ट्रियों में या मशीनरी की मदद से बनाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं उर्वरक। बेटा हम क्या बोलते हैं? उर्वरक बोलते हैं। इसका मतलब है ये बिना कारखाने के और ये कारखाने से, बिना फैक्ट्री के ये फैक्ट्री से, बिना मशीनरी के, मशीनरी के, जीव जंतु पौधों के अवशेषों से रासायनिक होते हैं, केमिकल फैक्ट्री बन रहे हैं, तो कैसा जीव जंतु से बनेगी? कार्बनिक, अकार्बनिक। कितना अच्छा अंतर आ गया। ये सभी कार्बनिक उर्वरक, सभी अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक। केवल 2 एक्सेप्शन हैं, 2 ऐसे अपवाद हैं जो उर्वरक हैं पर हैं कार्बनिक। वैसे भी क्या बोले हैं, सभी उर्वरक होते हैं अकार्बनिक, 2 को छोड़ के। और वो 2 कौन से उर्वरक हैं? एक है वो यूरिया और एक है कैल्शियम साइनामाइड। आप 2 की बजाय अगर एक याद करने कोई दिक्कत नहीं। यूरिया ज्यादा प्रचलन में है, ज्यादा पॉपुलर है। यूरिया एक ऐसा उर्वरक है जो ऑर्गेनिक है, माने कार्बनिक है, लेकिन उर्वरक होते कैसे हैं? अकार्बनिक। पर यूरिया कैसा है? कार्बनिक। ध्यान से सुनिएगा, हर पॉइंट का मतलब।
चलो यहाँ तक बात समझ में आई आपको भी। ये सर बिना कारखानों के जो भी मैंने अभी तक पॉइंट बताया आसान थे, आपको आगे होंगे। अपन लेवल और बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। अब एग्जाम्पल की बात आ जाए, पहले एग्जाम्पल की बात कर ले तो कि बोले इसके एग्जाम्पल क्या है बताइए। तो भैया खाद तो जीव जंतु पौधों के अवशेष से बने होते हैं, तो एग्जाम्पल में आप बोल देंगे जैसे गोबर खाद, जिसे बोलते हैं FYM फार्म यार्ड मैनुअल, हरी खाद ग्रीन मैनुअल, कंपोस्ट खाद कंपोस्ट, मछली खाद, हड्डी का चूर्ण, या ब्लड मील माने खून की खाद या खून का चूर्ण। तो ये सभी तो खून हो, हड्डी हो, मछली हो, जीव जंतु का पदार्थ हैं, अवशेष हैं, या उनसे बनाए जाते हैं। गोबर खाद, गोबर पशु का अवशेष है तो पशु का, जीव जंतु का अवशेष है ना। हरी खाद पौधों के अवशेष है, पौधों को उगाते हैं उसी में दबाते हैं, तो पौधे के अवशेष। कंपोस्ट खाद कई तरह कंपोस्ट होते हैं, बर्मी कंपोस्ट होता है, शहरी कंपोस्ट होता है, रूरल कंपोस्ट, ग्रामीण कंपोस्ट होता है, जो घर में डस्टबिन जो होता है उससे बनाए जाते हैं, वो है तो पौधों की, जीव जंतु के अवशेष। ये किसी में भी अपन को मशीनरी की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखना पूरी बात। इसका मतलब है कि कितने आसान एग्जाम्पल हो गए। जीव जंतु पौधों से बनाए जाते हैं, अपन ने बात की, लेकिन ये रासायनिक केमिकल होते हैं, आपको नाम सुनते ही मालूम पड़ जाएगा। जैसे मैंने बोला यूरिया लग रहा है भाई कोई पशु की चीज तो है नहीं, हालांकि पशु के मुंह में मिलता है, पर इसको बनाते मशीन में, फैक्ट्री में, बड़े स्तर पे। हालांकि सबसे पहले वैज्ञानिक से रोनेली उन्होंने बताया था कि यूरिया पशुमूत्र से प्राप्त होता है, लेकिन आज के ज़माने में, आज के वर्तमान में जो खेत में यूज करते हैं यूरिया, वो मूत्र से यूज नहीं कर सकते। कि कितना यूज करेंगे उसमें, 2 से 2.5% होता है, वो भी उसमें मूत्र में यूरिया। जबकि यूरिया जो केमिकल बनता है, जो मशीन से बनता है यूरिया, उसमें होता है N46%, 46.6%। मतलब बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप नाम सुनते ही बता दो, यूरिया, कैल्शियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, निर्जल अमोनिया, SSP, DSP, TSP, माने कोई भी नाम है ना आपको समझ में आ रहा है, लेकिन बस 2 चीज ध्यान रखना बेटा। यूरिया ऐसे मत कहना सभी पदार्थ यूरिया नहीं होते, इसमें 3 चीज ध्यान रखना। अगर 3 बात आपने सुन ली तो आज के बाद आपको किसी भी प्रकार के उर्वरक याद नहीं करने। और वो 3 बात कौन सी बात, वो सुन लें। अब जो जगह मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरी हैबिट लिखने की बहुत नहीं है, पर आप समझ लो, ठीक है। 3 तरीके आपको बता रहा हूं। नंबर 1, ये शब्द अगर आ जाए, अर्थो, मेटा या पैरा, बेटा अगर ये शब्द किसी रासायनिक के आगे लिख के आ जाए तो वो कभी उर्वरक हो ही नहीं सकता। ऐसे में नया नाम बना दिया, माना कि होता तो नहीं है, मैंने बोल दिया अर्थो कैल्शियम नाइट्रेट या पैरा अमोनियम नाइट्रेट, पैरा लगा दिया ना पैरा, या मेटा कुछ नाम जोड़ दिया, निर्जल अमोनिया। अरे भैया आपने ये नाम जोड़ रहा है, मैं बोल तो रहा हूँ, अगर ये नाम किसी केमिकल के आगे आ जाए, फिर वो चाहे आपको लग रहे हो उर्वरक, पर वो नहीं हो सकते। सॉरी, ये शब्द आने से वो केमिकल उर्वरक नहीं हो सकता, फर्टिलाइजर नहीं हो सकता। पहली शब्द हो गई, ये ध्यान कर लेना। क्वेश्चन कैसे होंगे, 4 ऑप्शन देंगे केमिकल की, 4 में पूछने के बदले में कौन सा उर्वरक है। अब आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा है, कैसे ढूंढे उर्वरक है कि नहीं। दूसरी बात, आपको ये चीज और ध्यान रखनी है कि ये उर्वरक है कि नहीं। एक तरीका और है, उसमें NPK आप देख लो है कि नहीं। ऐसे मैंने बोल दिया कि अमोनियम नाइट्रेट। अब जो बच्चे थोड़े बहुत पढ़े हैं, अमोनियम का मतलब होता है NH4। NH4 माने N है, हमें NPK ढूंढने होते हैं। उर्वरक बोले तो माइंड में सेट कर लो NPK, कोई भी एक हो या कोई भी 2 हो या तीनों हो, पर कोई भी एक तो होना चाहिए। अब मैंने बोल दिया अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम में N आ गया माने उर्वरक है, नो डाउट। अमोनियम क्लोराइड, क्लोराइड माने Cl, क्लोरीन छोड़ो, अमोनियम में तो N है, N आ गया, उर्वरक है, छोड़ो। कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम को छोड़ दो अभी फिलहाल में, नाइट्रेट में N है, तो ये उर्वरक है, राइट, ओके। मैंने सोडियम क्लोराइड, सोडियम माने NaCl, Na माने सोडियम, Cl माने क्लोराइड, क्लोरीन, इसमें ना तो N है, ना P है, ना K है, तो जो उर्वरक अब नहीं है, ये एक लवण है। तो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट आ गया। आप जब नाम सुनना, आप सुनिए तसल्ली से, आप डरे नहीं। आप ये नहीं सोचे कि आपको केमिकल आते ही नहीं, आपको फास्फेट नहीं आता, अमोनिया, अरे आएगा आपको। आप सुनिए पहले एक बार,
ऐसा मैंने बोला सिंगल सुपर फॉस्फेट उर्वरक है कि नहीं है? क्या टेंशन, सिंगल छोड़ो, सिंगल में एनपीके मालूम तुम नहीं पड़ रहा, सुपर छोड़ो, फॉस्फेट में पी तो है, दिस इज ए फर्टिलाइजर, राइट। तो आप कितना अच्छा पॉइंट समझ गए कि कोई भी पदार्थ, कोई भी केमिकल आज के बाद उर्वरक है या नहीं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, उनकी मदद से अपन पहचानना आसान होता है कि ये है कि नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि आज के बाद एनपीके दिखते ही उर्वरक होगा, मैं ये भी नहीं कह रहा, पर मैं एक लमसम आइडिया बता रहा हूँ। उर्वरक है तो ये तो आप देख लो, उसमें कुछ ऐसे उर्वरक भी होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो फर्टिलाइजर, जैसे कि अपन को सल्फर की पूर्ति करनी है, वो भी तत्व की पूर्ति करेगा, नॉट सल्फर। हो सकता है एनपीके तीनों ना हो सकता है उर्वरक, पर ज्यादातर उर्वरक में यूज करते हैं एनपीके। और आपको सबको मालूम है उर्वरकों का राजा भी कौन है? यूरिया। और यूरिया किसकी पूर्ति करता है? एन की। तो आप समझते हैं ज्यादातर हम लोग इंडिया में या हमारे जमीन में ज्यादातर इनकी कमी होती है। हमने पढ़ ही लिया है, ये जो पोषक तत्व में, जिन्होंने मेरा पोषक तत्व वाला लेक्चर नहीं लिया है, प्लांट न्यूट्रिशन वाला, वो प्लीज उसको ले लें, तो कई कॉन्सेप्ट वहां से आपको यहाँ समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, एक मिनट आप आगे कर लूं। अच्छा सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो एक तरीका ये ढूंढ लो, ये नहीं हो सकते फर्टिलाइजर। एक आपने देखा एनपीके ढूंढ लो, एनपीके नहीं है तो वो नहीं हो सकता फर्टिलाइजर। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आज के बाद जिसमें एनपीके कोई भी तीन में से एक है वो उर्वरक होगा, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि सभी रसायन उर्वरक नहीं होते। जो दुनिया में जितने केमिकल हैं क्या वो सभी फर्टिलाइजर हैं? नहीं। लेकिन हाँ, सभी फर्टिलाइजर क्या है? केमिकल है, उर्वरक है। अब आप समझें, सभी उर्वरक केमिकल हैं, पर सभी केमिकल उर्वरक नहीं है। बात ध्यान से सुनना अच्छी तरह से। अच्छा, अगर आप यही समझ गए हैं कि एग्जाम्पल अगर आप लमसम बता देंगे, मैंने बोल दिया बताओ गोबर खाद क्या है, खाद है कि उर्वरक है? तो गोबर खाद भैया, गोबर खाद पशु के उपजात से बनता है, खाद है। मछली चूर्ण क्या है? मछली चूर्ण जंतु का उत्पाद है, खाद है। मैंने बोल दिया कि बताओ पोटेशियम क्लोराइड क्या है? अब पोटेशियम क्लोराइड मन ही मन में आपको महसूस हो रहा है, पोटेशियम क्लोराइड पक्की बात भैंस तो देगी नहीं, ये पौधे का नाम तो नहीं है ये। तो हो ना हो पोटेशियम क्लोराइड, अगर आपको थोड़ा और जानकारी होती है, पोटेशियम माने के, तो के आ गया ना अपना। तो जो तो मैं आपसे बोलूँ पोटेशियम क्लोराइड, सीएल छोड़ो, सीएल से मतलब नहीं है, पर पोटेशियम क्लोराइड किसकी पूर्ति करेगा? के की। के माने पोटेशियम की, हो गया आंसर। ये उर्वरक है, कोई दिक्कत नहीं। और आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब रसायन है, इसका मतलब है इनकी अधिक मात्रा खेत में यूज करेंगे उर्वरक की तो नुकसानदायक हो सकती है। अच्छा पॉइंट आ गया अंतर में। इसका मतलब खाद अगर ऐसा माना कि कहीं 20 टन यूज करना था, अगर वहां 30 टन यूज कर दिया तो इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इनका अगर जिनकी निर्धारित जो मात्रा है उस मात्रा से अधिक प्रयोग करेंगे तो इनका टॉक्सिक प्रभाव हो जाता है। टॉक्सिक माने जहरीला प्रभाव। इसका मतलब है इनकी अधिक मात्रा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, एक बार हो जाए तो दिक्कत नहीं है। माने इनकी अधिक मात्रा प्रयोग करने से जमीन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, और इनकी अधिक मात्रा प्रयोग करने से जमीन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये जो होता है ये, अब एक बात है, जब इनसे क्या मिलेगा, इनसे तो दिख पा रहा है, इनसे एन मिलेगा या पी या के या कोई भी दो या कोई भी तीनों, मत तीनों मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर इनसे ही क्या मिलेगा, ये तो दिख रहा है आप एनपीके की पूर्ति करते हैं ये मेनली, पर ये पूर्ति एनपीके तो इससे भी मिलेंगे खादों से, पर इसमें एनपीके के अलावा और भी तत्व जो पड़े, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, सब मिलेगा। आयरन, एमएन, एमओ, जेडएन, सीयू, सीएल जो पढ़े 17 तत्व, तो इसके मतलब खादों से एनपीके तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में अन्य तत्वों की पूर्ति भी होती है। और जबकि उर्वरक से केवल और केवल एनपीके ही मिलते हैं, अन्य तत्व की पूर्ति नहीं होती। इसका मतलब है इसमें सभी तत्व मिल रहे हैं, एनपी के अलावा और भी तत्व थे जो आप बोल रहे 17 तत्व मिल रहे हैं, लेकिन मिल तो सभी तत्व रहे हैं पर इनकी मात्रा कम होती है। ऐसा गोबर खाद की बात करें तो ½ होता है एन, आधे से आधा होता है पी, ½ होता है कि मतलब 1% भी नहीं है। अगर अपन 100 किलो डालते हैं तो 100 किलो में आधी किलो मिलेगी नाइट्रोजन, मात्र ½ जबकि यहाँ जाइए, इनमें आ जाइए, यूरिया ले आया 100 किलो तो 100 किलो का 40%, तो 40 किलो एन हो गया। इसका मतलब 40% एन होता है।
इसका मतलब है इनमें सभी तत्व मिल रहे हैं पर उनकी मात्रा कम होगी खाद में। उर्वरक में तत्व सभी तो नहीं मिल रहे हैं, ज्यादातर एनपीके की पूर्ति ही कर रहे हैं, लेकिन वहां एनपीके ज्यादा मिलेंगे, इनकी मात्रा ज्यादा होती है। नया पॉइंट, इनको हम देते हैं मेनली कब? फसल बोने के हमेशा बाद या साथ, पहले कभी नहीं देंगे। ऐसा नहीं होगा कि गेहूं बोने वाले हैं अगले महीने, वहां पूरे खेत में यूरिया पटके, अरे कभी नहीं। या तो बोते समय या बोने के बाद। अच्छा पॉइंट है। उर्वरक को हमें हमेशा कब देते हैं? या तो फसल एट द टाइम ऑफ सोइंग, हम फसल बोने के साथ देंगे, उस दौरान देंगे, या फसल बोने के बाद हम खेत में देखा नहीं स्प्रेडिंग करके आते हैं, छिड़काव करके आते हैं, छिटकवा विधि। या मतलब फसल बोने के साथ या फसल बोने के बाद, पर फसल बोने के पहले नहीं, वो खाद में उल्टा होता है। ये ना तो साथ कर सकते हैं ना बाद कर सकते हैं, ये हमेशा फसल बोने के पहले यूज करेंगे। अच्छा पॉइंट आ गया, बहुत अच्छा पॉइंट। इन्हें हमेशा फसल बोने के पहले, फसल बोने के साथ या बाद। अच्छा एक बात और है, खाद जो देते हैं ना, ये लंबे समय तक प्राप्त होते हैं। अगर जमीन में डाल दिए जाए तो ये समझ लो इस बार जो फसल करेंगे उसे तो तत्व मिलेंगे ही मिलेंगे, अदरवाइज इसके अलावा नेक्स्ट ईयर और थर्ड ईयर तक इनका प्रभाव होता है। 3 वर्ष तक फसलों को एनपीके मिलते हैं, तत्व मिलते हैं, मान इनका प्रभाव लंबे समय तक चलता है। उर्वरक में ऐसा नहीं होता, उर्वरक में प्रभाव खत्म हो जाता है। अगर अपने आज यूज कर दिया, बाय द वे पानी बरस गया, तो उसका प्रभाव अभी तक का है, खराब हो जाएगा। मतलब इनका प्रभाव जल्दी देखा जा सकता है, इनका प्रभाव लंबा चलता है। अच्छा, इनमें एनपीके हैं, लंबे समय मिलेंगे, कम है एनपीके और लेकिन वो लंबे समय मिलेंगे। लेकिन एक चीज और अच्छा पॉइंट आ रहा है, ये पौधों द्वारा आराम आराम से लिए जाते हैं, इनकी मात्रा जल्दी कम नहीं होने पाती। उर्वरक में देखिए इसकी मात्रा पौधों द्वारा तत्काल ले ली जाती है, इसका प्रभाव भी जल्दी होता है। खाद का प्रभाव लंबे समय में देखा जाएगा और उर्वरक का प्रभाव जल्दी देखा जाएगा। इसी के चलते, लाभ के चलते एक लालच टाइप का जाता है, अरे क्या करें खाद का यूज करने से, ये डाल दो केमिकल, तत्काल असर आ गया। भैया सब तो तत्काल आएगा, मना नहीं कर रहा। इसी के चलते इंडिया में खाद का कम यूज हो रहा है, उर्वरक का ज्यादा यूज हो रहा है। लेकिन आप ये ध्यान रखना, लंबे समय बाद इसका बुरा प्रभाव भी हो सकता है, हो सकता क्या होगा। इसीलिए आजकल सरकारें क्या बोल रही, जैविक खेती करो, कार्बनिक खेती करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग में ध्यान दे रही है। क्यों? उन्हें मालूम है लंबे समय तो यूज करते रहेंगे, ठीक है इस बार तो फसल अच्छी हो जाएगी, पर इसका बुरा प्रभाव जमीन पे तो पड़ रहा है, केमिकल नेचर तो हो रहा है नीचे। सोचिए मिट्टी अम्लीय थी, आपने अम्लीय फर्टिलाइजर यूज कर दिया, आपने अम्लीय केमिकल यूज कर दिया, तो बहुत अम्लीय होती जाएगी। उसके एक समय बाद फसल भी अच्छी नहीं होगी, जमीन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब है उर्वरक अधिक यूज करने से जमीन की भौतिक माने फिजिकल, जैविक माने बायोलॉजिकल और रासायनिक माने केमिकल प्रॉपर्टीज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जबकि खाद का यूज करने से, चाहे कितना यूज करें, इसका प्रभाव करने से जमीन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत अच्छा पॉइंट है। तो बताइए कौन सा यूज करना चाहिए? खाद। पर कर क्या रहे हैं? उर्वरक। वो भी क्यों कर रहे हैं? कुछ कारणों के चलते। एक तो ये रीजन है, इनकी कम मात्रा आवश्यक होती है, फसल यूज करने में, उत्पादन में बहुत कम मात्रा में यूज करते हैं, खाद चाहिए होती है बहुत। क्यों? आपने अभी देखे ना, खाद में तत्व कम होते हैं तो ज्यादा मात्रा में देनी होती है, तो मतलब इनकी अधिक मात्रा आवश्यक होती है। और जबकि उर्वरक आदि में इनमें केमिकल होते हैं, एनपीके ज्यादा मात्रा में होते हैं, तो इनकी कम मात्रा पर्याप्त है। इसी के चलते, कम मात्रा के चलते और असर जल्दी होने के चलते हम किसान भाई ज्यादा यूज इसे कर रहे हैं। पर ध्यान रखें, केमिकल एक समय बाद इतना बुरा प्रभाव पड़ेगा, बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए प्लीज हम खाद पे अधिक जोर दें। खाद देने से कई प्रकार की स्वाद भी बढ़ता है। देखो एक बात और है, इसके करने से फसल की पैदावार तो दोनों से बढ़ती है, मना नहीं कर रहा है, इसका लंबे समय में प्रभाव होगा पर पॉजिटिव होगा। उसका सुगंध, स्वाद, कलर, स्मेल, एक टेस्ट बढ़ेगा उसका। जबकि इसके यूज करने से आप जानते हैं केमिकल है, तो तत्काल बढ़ा तो देंगे फलोपज फसल की, लेकिन उसमें कोई टेस्ट लेस होगा, कोई मतलब का नहीं होगा। लेकिन हम यही कर रहे हैं आजकल। और क्या अंतर हो सकता है? तो आप समझे, हमने बातों में बात करते गए, अपन करते गए, कई टाइप के हमें ऐसे क्वेश्चन यहाँ मिल गए जो कभी सोच ही नहीं पाओगे। हमारा प्राणी उद्देश्य लिखने का नहीं है कि बस आप लिख लो, नोट्स दे दिए, ठीक है यार, ये तो तरीका एक है पढ़ने का, पर ये भी एक तरीका है कि आप किसी बिंदु पे इतनी अंदर से बात कीजिए कि सामने वाला अगर मन से सुन रहा हो तो फील करे, यस, और समझ में आ रहा है। तो ये भी एक तरीका है कि आप किसी बिंदु पे इतनी अंदर से बात कीजिए कि सामने वाला अगर मन से सुन रहा हो तो फील करे, यस, और समझ में आ रहा है। तो ये भी एक तरीका है कि आप किसी बिंदु पे इतनी अंदर से बात कीजिए कि सामने वाला अगर मन से सुन रहा हो तो फील करे, यस, और समझ में आ रहा है। तो ये भी एक तरीका है कि आप किसी बिंदु पे इतनी अंदर से बात कीजिए कि सामने वाला अगर मन से सुन रहा हो तो फील करे, यस, और समझ में आ रहा है। तो ये भी एक तरीका है कि आप किसी बिंदु पे इतनी अंदर से बात कीजिए कि सामने वाला अगर मन से सुन रहा हो तो फील करे, यस, और समझ में आ रहा है। तो ये भी एक तरीका है कि आप किसी बिंदु पे इतनी अंदर से बात कीजिए कि सामने वाला अगर मन से सुन रहा हो तो फील करे, यस, और समझ में आ रहा है। तो ये भी एक तरीका है कि आप किसी
और फील करने वाली चीज लंबे समय चलती है। अगर पेपर अगर 10 साल बाद पेपर दे रहे हैं या 10 साल बाद आपको इसको यूज करना है कि सर ने क्या बोला तो क्लिक करेंगे, अरे आप फील कर चुके ना इसको, और फील नहीं करते वो चीज़ केवल नोट्स में रह जाती है बेटा, और जब आपको काम पड़ेगा जब आपको कभी ध्यान नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने बात ही बात में खाद उर्वरक में इतने अंतर देख लिए कि अब मालूम पड़ गया दोनों ही पूरी तरह अलग हैं, किसी तरह से ये एक नहीं है। ठीक है, अच्छा अब बात करें जैव उर्वरक क्या होते हैं। तो जैव उर्वरक माने एनपीके केमिकल, फैक्ट्री कारखाने बन रहे थे ना, एनपीके पूर्ति करते हैं, ऐसे उर्वरक भी, उर्वरक आ गया तो ये भी एनपीके होगा। ऐसा तो नहीं कि वहां उर्वरक है तो वहां एनपीके यहाँ नहीं है, अरे उर्वरक बोले तो एनपीके तो हमें करना ही पड़ेगा। और अंतर क्या है, उर्वरक केमिकल फैक्ट्री बनते हैं, पर जैव उर्वरक माने ऐसे जीव, आप देखें बायो माने जीव, ऐसे जीव जिनकी मदद से फसलों को या जमीन को एनपीके कोई भी एक या कोई भी दो या तीनों वो अलग बात है, किसी की भी पूर्ति कोई जीव करे तो वो जीव आपके लिए जीव होगा। पर आज हम क्या पढ़ रहे हैं, जीव को क्या बोले, बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, क्वेश्चन के जगह 4 ऑप्शन होंगे, आपसे पूछा जाएगा इनमें कौन जैव उर्वरक है कि नहीं। जैसे मैंने बोला, अब सब जानते हैं धान में हम यूज करते हैं बीजीए और एजोला। बीजीए समझते ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, और एजोला कहते हैं इनके यूज करने से धान में एन की मात्रा बढ़ जाती, माने एन की पूर्ति होती, एन माने नाइट्रोजन। अब जीव है बीजीए ब्लू ग्रीन, जिसे वो हिंदी में बोलते हैं नील हरित शैवाल, अब जो एन दे रहा है तो शैवाल, पर दे एन रहा है तो आपके लिए शैवाल होगा, पर अभी हमारे लिए वो क्या है, जैव उर्वरक। राइजोबियम तो सब जानते होंगे, राइजोबियम जीवाणु होता है, बैक्टीरियाज होता है, और वो जीवाणु दलहनी फसल की जड़ में रहता है और दलहनी फसल को एन की पूर्ति करता है। हमारी वायुमंडल की जो एन है, जो फ्री एन है, फ्री एन माने जिसका हम यूज नहीं कर सकते फसलें, उस एन को, उस अनअवेलेबल एन को वो राइजोबियम जीवाणु पौधों के लिए कैसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, अवेलेबल माने उपलब्ध, माने राइजोबियम जीवाणु की मदद से दलहनी फसलों को अनुपलब्ध नाइट्रोजन को उपलब्ध नाइट्रोजन में बदलना, इसे ही कहते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये कौन करता है, जीवाणु। अब बताओ, आप कह रहे हैं जीवाणु है, पर हम तो ये कह रहे हैं जीवाणु एन दे रहा है, दलहनी फसल एन दे रहा है, तो दिस इज ए फर्टिलाइजर, दिस इज ए बायो फर्टिलाइजर। जीव है तो क्या हुआ, पर आज के बाद हमारा राइजोबियम क्या होगा, राइजोबियम एक प्रकार का जैव उर्वरक है, बैक्टीरिया है, मना नहीं कर रहा, पर और क्या है, जैव उर्वरक। ऐसे कई नाम हैं, बीजीए माने ब्लू ग्रीन एल्गी, एजोला, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलियम है। तो ये सब क्या है बेटा, ये सब अलग अलग प्रकार के कोई बैक्टीरियाज है, कोई शैवाल है, पर ये क्या कर रहे हैं, पौधों को एनपीके की पूर्ति कर रहे हैं, तो इन्हें बोलते हैं जैव उर्वरक। तो इन्हें आसान पहचान है। मैंने बोला गोबर खाद क्या है, आप बोलो गोबर खाद, गोबर से बनी जंतु उत्पाद है तो खाद है। कैल्शियम नाइट्रेट मशीन वाली चीज है, केमिकल है तो उर्वरक है। एजोला, अरे भैया एजोला जीव का नाम लग रहा है तो जीव के द्वारा हो रहा है, तो दिस इज ए जैव उर्वरक। आपको अगर याद भी नहीं हो जो मैं एग्जाम बोले, आप मत याद करो, आप इतना माइंड पे बोझ मत डालो, आप तो बस प्यार से सुनिए, आपको लेक्चर खत्म होते होते कॉन्सेप्ट समझ में आने लग जाएगा। तभी मैं कहता हूँ वीडियो हमेशा पूरा देखना, मेरा कोई वीडियो देखना पूरा। हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ कमी आ रही हो लाइट वाइट की, साउंड वाउंड की, लेकिन धीरे धीरे कम करेंगे, लेकिन आपको कंटेंट में दिक्कत नहीं आने दूंगा। ठीक है, भूमि संशोधक, इसे बोलते हैं भूमि सुधारक। ये क्या होता है इसकी बात करेंगे। भूमि संशोधक या भूमि सुधारक ऐसे पदार्थ होते हैं, पदार्थ ना तो ये खाद है, देखो ना जो उर्वरक हो सकते हैं, ना भूमि ना जो हो सकते हैं जैव उर्वरक, अलग ही पॉइंट है। तो पदार्थ बोलो ना आप, तो ऐसे पदार्थ जो भूमि की दशा को सुधारते हैं। अब जो कौन से पदार्थ दशा सुधारने वाले देख लेते हैं। अभी आपने समाज सुधारक सुने होंगे, समाज सुधारने वाले, सोशल वर्कर जिन्हें बोलते हैं, लेकिन ये क्या है, ये भूमि सुधारक, ये सॉइल वर्कर है क्या। अरे ऐसा ही मान लो, मैं एग्जांपल देता हूँ। अब सुनना, मेरी मिट्टी में अम्लीयता बढ़ जाए, आप क्या डालेंगे, क्षारीय पदार्थ, ताकि अम्लीयता कम हो जाए। अगर मेरी मिट्टी बहुत क्षारीय हो जाए तो क्या डालेंगे, अम्लीय पदार्थ।
ऐसा तो नहीं करेंगे कि मिट्टी अम्लीय आपने अम्लीय पदार्थ और डाल दिए, ऐसा नहीं करेंगे ना। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अरे अम्लीय मिट्टी है तो क्षारीय पदार्थ यूज करो, क्षारीय मिट्टी होने पर अम्लीय पदार्थ यूज करो, ताकि मिट्टी उदासीन 7 pH तक आ जाए और उत्पादन अच्छा हो, उपज बढ़िया हो। ऐसा मत करना अम्लीयता मिट्टी की बढ़ती जा रही है, आप अम्लीय उर्वरक अम्लीय केमिकल और यूज करते आ रहे हैं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। एग्जाम्पल देता हूँ, चूना आप समझ रहे, चूना चूना ना तो खाद है ना उर्वरक है, उर्वरक क्यों नहीं है, एनपीके कुछ है नहीं, CaCO3 कहाँ उर्वरक है ना, जे जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर हो सकता है, जीव तो है नहीं जी। तो चूना क्या एक पदार्थ है, और चूना में कैल्शियम आ गया। मैंने पोषक तत्व क्या पढ़ाया था टॉपिक में, कैल्शियम क्षारीय होता है और चूना में कैल्शियम है कि नहीं है, तो कहाँ यूज करेंगे, अम्लीय मिट्टी में। क्यों, कैल्शियम है चूना, और अम्लीय मिट्टी होने पे क्यों अम्लीय में करेंगे चूना, और क्षारीय मिट्टी हो जाए तो किसके यूज नहीं करना, चूना मत करना। उल्टा क्वेश्चन आ चुका पीईटी में, बता क्षारीय मिट्टी में किसका प्रयोग नहीं करें, चूने का नहीं करें, क्यों, कैल्शियम होता है जो क्षारीय होता है, क्षारीय में क्षारीय कैसे यूज कर सकते हैं अपन, तो किसके यूज करें भैया, अगर मिट्टी क्षारीय है तो यूज करो अम्लीय पदार्थ। अम्लीय पदार्थ में होता है जैसे तत्व है सल्फर, सल्फर जिसमें आ जाए वो अम्लीय पदार्थ होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला जिप्सम, CaSO4 सल्फर आ गया उसमें। मैंने बोला पायराइड्स, FeS2 सूत्र है पायराइड का, FeS2, तो एस सल्फर आ गया। तो ये सल्फर यूज करो, गंधक यूज करो, पायराइड्स यूज करो, जिप्सम यूज करो, सब में सल्फर है, सभी अम्लीय पदार्थ हैं। तो अगर मिट्टी क्षारीय होने पर हम पायराइड्स या जिप्सम या गंधक का यूज करते हैं, तो अब मेरा क्वेश्चन आ गया, पायराइड्स, जिप्सम, गंधक ये क्षारीय मिट्टी में यूज कर रहे थे, चूना अम्लीय मिट्टी में यूज कर रहे थे, तो सभी क्या है, चूना जिप्सम पार सब क्या है, सभी भूमि संशोधक पदार्थ हैं, सभी सॉइल अमेंडमेंट हैं, सभी जो है भूमि सुधारक हैं, सिंपल सी बात है। तो मेरे ख्याल से मैंने कोशिश की है विथ एग्जाम्पल कि आपको इन 4 शब्दों में से किसी भी प्रकार का तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और तकलीफ हो जाए तो मेरे पढ़ाने का मतलब क्या है, ठीक है। तो एक काम करो, फटाफट आप इन चारों पे से अगर संबंधित जो भी क्वेश्चन अभी आ रहा हो फटाफट अभी कमेंट कीजिए, लाइक भी करो, वीडियो का अच्छा लगा हो प्लीज लाइक भी करना। आप लोग सीन करते हैं, आप देख लेते हैं, आप लाइक कमेंट नहीं करते हैं, तो इससे मुझे लगता है कि आपने केवल फॉर्मेलिटी कर ली होगी। आप प्लीज वीडियो को लाइक और कम से कम कमेंट कर दो, ठीक है। तो बेटा अभी हमने देखा खाद और उर्वरक में अंतर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। हमने एक नहीं, दो नहीं, कई प्रकार से अंतर देखे उसमें। अब हम हेडिंग पढ़ रहे हैं खादों का वर्गीकरण, हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्योर। हम देख पा रहे हैं खादें 2 प्रकार की होती हैं, ध्यान से सुनेगा। एक होती है नंबर 1, उन्हें बोलते हैं पूर्ण खाद, तो दूसरे का नाम आप बता देंगे ऑटोमेटिक, अपूर्ण खाद। अरे सिंपल सी बात है कि नहीं। अगर इन्हें बोलते हैं जैविक खाद तो इनका नाम बताइए नीचे वाली का, तो इनका नाम हो जाएगा अजैविक खाद। अगर इन्हें बोलते हैं ऑर्गेनिक तो इन्हें क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक। कोई दिक्कत तो नहीं है, नॉर्मल चल रहा है, जो कोई भी जानता है पूर्ण अपूर्ण जैविक अजैविक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, ठीक है। अगर ये कार्बनिक इसको ही बोलते हैं हालांकि, तो ये कैसे जाएंगे अकार्बनिक। अब तो हम सबकी बात कर रहे हैं, बोलते हैं ऐसा क्यों है, ध्यान से सुनना अच्छी तरह से। इन्हें पूर्ण खाद इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी तत्व की पूर्ति करते हैं, जितने पौधों को चाहिए होते हैं ना 17 सबकी पूर्ति करते हैं। पूर्ण, जबकि ये केवल N या P या K, केवल N या P या K, इन तीन में से कोई भी एक या कोई भी 2 या तीनों, इनके अलावा नहीं। जैविक क्यों कि ऑर्गेनिक हैं, कार्बनिक हैं, इसका मतलब जीव जंतु के अवशेष होंगे, पौधों के अवशेष होंगे 100%, जबकि ये ना तो ये जीव जंतु के अवशेष होंगे ना पौधों के अवशेष होंगे। एक प्रकार से आपको महसूस हो रहा होगा कि सर खाद और उर्वरक जैसी कुछ बातें हैं क्या, थोड़ा बहुत वैसा ही है आपका, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, अब पूर्ण खाद फिर से 2 प्रकार की होती हैं, नंबर 1 नंबर 2। एक होती हैं भारी खादें, एक होती हैं हल्की खादें।
अंग्रेजी में बहुत आ चुका है क्वेश्चन। भारी खाद को, भार को अंग्रेजी में बेटा कहते हैं बल्क, VULK। तो इन्हें बोलते हैं बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक कहाँ से आ गया? ऑर्गेनिक। तो जो क्या चल रही है? खाद। क्या चल रही है बेटा? खाद। तो नाम है बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर। और हल्की को बोलते हैं कंसंट्रेटेड। मैं हिंदी में लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। अब इनकी परिभाषा बताना कितना आसान हो गया। इन्हें भारी खाद कहते हैं। भारी खाद इसलिए कहा जाता है, आपको समझ में आ रहा हो, जिनका वजन भार ज़्यादा हो। इनका वजन भी, इसका मतलब इनका वजन और आयतन कैसा होता है बच्चों? ज़्यादा। मैंने एरो ऊपर कर दिया, समझ जाना, ठीक है। इनका वजन आयतन ज़्यादा होगा, लेकिन रियल में इनमें पोषक तत्व का परसेंटेज ऑफ न्यूट्रिएंट, जो NPK कैल्शियम जो होता है वो कम होगा। माने वजन में भारी हैं, लेकिन पोषक तत्व का प्रतिशत ये कैसा होता है? नीचे एरो किया है, नीचे एरो माने कम। तो वही परिभाषा। ऐसे खादें जिनका वजन ज़्यादा हो, जिनका आयतन ज़्यादा हो, लेकिन जिनमें पोषक तत्व का परसेंट कम हो, ऐसी खादों को भारी खाद या बल्कि खाद कहते हैं। और इन्हें कैसे बोले? उल्टा हो गया। जिनका वजन कम, आयतन कम, लेकिन पोषक तत्व का परसेंट ज़्यादा। तो लिख देता हूँ, ऐसी खाद जिनका वजन व आयतन ये कैसा है? हल्की है ना, तो कम, लेकिन पोषक तत्व का परसेंट, इसमें क्या लिखूं बेटा? का प्रतिशत अधिक हो, ऐसी खादों को हल्की खादें कहते हैं। अब सवाल आया, क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन में आपको ऑप्शन आएंगे, एग्जाम्पल आएंगे, बहुत आसान समझना। अरे भारी खाद है बोले तो क्या? जैसे गोबर खाद, हरी खाद, कंपोस्ट खाद। गोबर खाद को अपन क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? FYM माने फार्म यार्ड मैन्योर। ग्रीन मैन्योर माने गोबर खाद। कंपोस्ट खाद, कंपोस्ट कई टाइप का होता है कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्ट, शहरी कंपोस्ट, ग्रामीण कंपोस्ट। आप खुद देखो, आप लूसन की चरी या फिर आप 2 तसला गोबर भर के उठा के देखो, आपको मालूम पड़ जाएगा वजन है कि नहीं। और हल्की खाद जैसे कि चूर्ण, मछली का चूर्ण, हड्डी का चूर्ण, खून का चूर्ण। खून का चूर्ण माने एग्जाम बात करूं, खून के चूर्ण ब्लड मील, ब्लड है ना, तो ब्लड मील। जैसे मैं बोलूं हड्डी चूर्ण माने बोन मील, मछली चूर्ण फिश मील। तो आपने ये देखे हैं हड्डी का चूर्ण, मछली का चूर्ण, जैसे कि खून का चूर्ण, हैं तो जीव जंतु से, हैं तो कार्बनिक पर कैसे हल्के हैं, तो ये आ गए कंसंट्रेटेड खाद में। ये सभी दोनों ही हैं, सभी को पूर्ण खाद बोलते हैं, सभी जैविक हैं, सभी ऑर्गेनिक हैं। अंतर केवल क्या है? वजन, आयतन और पोषक तत्व के परसेंट में। यहाँ क्या बोलेंगे? यहाँ हम कैसे बोलेंगे जी? अपूर्ण माने केवल NPK की पूर्ति करेंगे, इनमें कार्बन नहीं होता, माने ऑर्गेनिक होते हैं। एक अफवाह आपको बताई थी, यूरिया को छोड़कर। यूरिया उर्वरक भी है और कार्बनिक भी है। तो ये अजैविक, अपूर्ण, इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक खाद 4 प्रकार की। 4 कैसे? अब वो देखो, एक N युक्त उर्वरक। N माने बेटा क्या होता है बताइए? N माने होता है नाइट्रोजन। जो N की पूर्ति करेंगे उन्हें बोलेंगे N युक्त उर्वरक। जो P की पूर्ति करें उन्हें क्या बोलेंगे बताइए? P युक्त उर्वरक। जो K की पूर्ति करेंगे उन्हें क्या बोलेंगे? K युक्त उर्वरक। और भैया ऐसे भी तो होते हैं जो किन्हीं भी 2 या हो सकता 3 की पूर्ति करें, तो दिस इज ए मिश्रित उर्वरक। तो हमें क्या करना बेटा मालूम है? हम जब खाद पढ़ेंगे तो हम खाद में, अब एक तरह से आपके अलग अलग सेक्शन है। ये सेक्शन हम पढ़ेंगे खाद में, मैन्योर में, और ये सेक्शन पढ़ेंगे उर्वरक में। इनमें बहुत पढ़ेंगे। N वाले 4 टाइप के होते हैं, अमोनियम वाले, नाइट्रेट वाले, अमोनियम नाइट्रेट वाले, अमाइड वाले। अगर जो बड़े लेवल की कोचिंग स्टडी कर रहा है उनको डिटेल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो आप मेरी सभी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें अच्छी तरह से, और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको समय पर सूचना मिलती रहे।
और प्लीज़ वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको कुछ समझ में आ रहा है, आपको लगता है कि सर मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो प्लीज़ इस नाते थोड़ा सा अगर आप शेयर भी कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो कितना आसान था। देखो हम ये पूरा सेक्शन पढ़ेंगे खादों में, ये पढ़ेंगे वैसे सबके प्रकार पढ़ेंगे, पी वालों को टाइप पढ़ेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे, कैरेक्टर पढ़ेंगे, लक्षण पढ़ेंगे, उनको यूज़ पढ़ेंगे। तो ऐसे चैप्टर बढ़ता बढ़ता लेंथी होता जाएगा, हमें कॉन्सेप्ट नए नए मिलते जाएंगे। जो एक क्लास में कॉन्सेप्ट मिलते हैं कम, जैसे ही अपन बढ़ते जाएंगे उससे संबंधित कई कॉन्सेप्ट मिलना स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ आप मेरी बात को फील कर पा रहे हैं। ठीक है, जब तक के लिए आप ये पढ़िए, लेक्चर था मैनुअल का फर्स्ट, इसमें कुछ नहीं देखा हमने, बस ये देखा कि आखिरकार इनमें शब्द जो होते हैं इनमें अंतर क्या है। आप अगर यही नहीं समझ पाते तो चैप्टर स्टार्ट करने का मतलब ही नहीं था। चैप्टर स्टार्ट कर भी देते, आपको बेसिक नहीं मालूम होता तो आप ना ये समझ पाते क्या भूमि संशोधक होते हैं, कौन सा अमेंडमेंट होते हैं, बायो फर्टिलाइजर कैसे पहचानेंगे और क्यों कहते हैं इनको, ये चीज़ आपको यहीं से मिल पाएगी। ठीक है, और जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में की लिंक डली है, उनमें आप लिंकों के माध्यम से मेरी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आके और स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।